निभाना है तो आपके लिए कुछ नया लेकर के आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसा कुछ लेकर के आएंगे, लेकिन नीट तक आपके साथ रहेंगे, नीट तक आपके साथ चलेंगे। एग्जाम हॉल तक आपको छोड़ करके ही आना है तैयारी के साथ, बस आप ये मान करके चलो। तो बच्चों आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो चलो करते हैं शुरू बस इसके साथ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों सबसे पहले यहां पर मैं आपको इस चैप्टर का एनालिसिस बता दूं। एनालिसिस भी क्या बताना बच्चों, पूरा एनालिसिस मेरे को डिस्कस करने की जरूरत लगती नहीं बच्चों, आपके सामने है, केवल इस चीज पर ध्यान करें, आप इस पर गौर कीजिए। प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स हैं ये, जो फाइटो हार्मोन्स हम पढ़ते हैं, आप लोग जानते होंगे, जो फाइटो हार्मोन्स हम पढ़ते हैं उनको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में आते हैं। पिछले 10 सालों में 15 क्वेश्चन इस पोर्शन से आए हुए हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर से। आप देखिए वेटेज 75% इसका वेटेज है, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस इसी पे रहेगा, बाकी चीजों का हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन जरूर करेंगे, हल्की हल्की सी थ्योरी जरूर ले लेंगे, ग्लिम्स तो इनके भी हम जरूर देखेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस है ये। अगर हमने ये कर लिया बच्चों तो आप मान के चलिए, अगर इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो आप 101% करेक्ट करके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट से सबसे पहले। तो बच्चों डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बर्थ टू इट्स डेथ। अगर मैं ह्यूमन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो बर्थ से लेकर के डेथ तक के जो भी चेंजेस हमारे अंदर आते हैं उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। वहीं प्लांट्स की बात करूं तो बच्चों जर्मिनेशन से लेकर के सेनिसेंस तक जो भी चेंजेस आते हैं, जर्मिनेशन मतलब सीड जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेट होता है उसके बाद से लेकर के सेनिसेंस मतलब कि उसके पार्ट पुराने होकर के, जैसे लीव्स का गिरना है, पत्तियों का गिरना है, फलों का गिरना है, फूलों का गिरना है, उसको हम बोलते हैं सेनिसेंस। तो वहां तक के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डेवलपमेंट। तो ये तो थी हमारी डेवलपमेंट की डेफिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों पूरे के पूरे डेवलपमेंट के बारे में, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, किस तरीके से डेवलपमेंट का सीक्वेंस प्लांट में होता है। तो बच्चों आप सभी लोग, क्योंकि हमने सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा था भाई, प्लांट एनाटॉमी पढ़ी थी, तो है ना, प्लांट टिश्यू के बारे में हमने जाना था, तो आप लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से भली बातें परिचित होंगे भाई कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है मेरिस्टेमेटिक सेल से। अब आगे क्या होगा बच्चों, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या होगा भाई, उसकी ग्रोथ होगी, प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब है उसका साइज इंक्रीज होगा, उसमें डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन से एक नया टिश्यू बन जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन से क्या होगा बच्चों, एक मैच्योर सेल बनती है। मैच्योर सेल से मतलब क्या हुआ भाई, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर मैच्योर सेल या प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेगा जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। इट लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है। तो भाई क्या हुआ भाई, जर्मिनेशन हो रहा था, जर्मिनेशन के दौरान मेरिस्टेमेटिक सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई, डिफरेंशिएशन हुआ, मैच्योर सेल बनी, और फाइनली इन मैच्योर सेल्स का सेनिसेंस हुआ और डेथ हो गई, ठीक है। अब क्या केवल इतना ही डेवलपमेंट है प्लांट में? नहीं भाई, इतना ही डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि हमने एक चीज और पढ़ी थी भाई, पढ़ा था हमने डी डिफरेंशिएशन के बारे में। तो वो डी डिफरेंशिएशन क्या चीज है, अब उसकी बात करते हैं भाई। ये मैच्योर टिश्यू है अपने पास, मैच्योर सेल है, ठीक है। अब क्या हुआ, सडन ऑफ इसमें डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी वापस से आ गई, तो हम इसमें क्या, इसको क्या बोलेंगे भाई, डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू, ठीक है। ये वापस से क्या बना लेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम बना लेगा बच्चों। ये वापस से क्या बनाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएगा, और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करेगा, वापस से प्लाज्मेटिक ग्रोथ करेगा, सेल डिवीजन करेगा वापस से, और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना लेगा। फिर उस सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, रीडिफरेंशिएशन से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगा, ठीक है। रीडिफरेंशिएशन होगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगा, वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू वापस से जो है डिवीजन की कैपेसिटी लूज कर देगा लूज, वापस से डिवीजन की कैपेसिटी वो लूज कर देगा, और परमानेंट सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के रूप में हमेशा के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों वापस से उसमें जो है सेनिसेंस होगा, डेथ हो जाएगी उस टिश्यू की, ठीक। इस चीज को हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट। मतलब प्लांट की लाइफ की अगर हम बात करें तो जर्मिनेशन से लेकर के उसकी डेथ तक, उसके सेनिसेंस तक जो चीजें हो रही हैं वो क्या है, उसका डेवलपमेंट। अब आप बताओ, देखो जर्मिनेशन से लेकर के क्या क्या इवेंट हो रहे हैं। जर्मिनेशन होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनेंगे भाई, एम्ब्रियोनिक सेल से, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम से मेरिस्टेमेटिक सेल्स बने भाई। मेरिस्टेमेटिक सेल से क्या बनेगा भाई, उसमें प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से क्या बनेगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू से क्या बनेगा भाई,
क्या बनेगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू से कुछ भी नहीं बनेगा। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू क्या होगा? सेनेसेंट होगा और डेथ होगी उसकी। सेम चीज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के साथ भी हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं बच्चों। यहां पर बात करें बच्चों हम प्लास्टिसिटी की, तो ये प्लास्टिसिटी क्या होती है? देखो बच्चों, अगर हम किसी प्लांट को अलग अलग एनवायरनमेंट में रखें, उसको अलग अलग तरीके का एनवायरनमेंट दें, जैसे किसी प्लांट को हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट में उगाएं, उसको फिर हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में उगाएं, ठीक है, तो उसमें जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हमको दिखाई देंगे, उसी चीज को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो देखते भाई इसकी डेफिनेशन क्या है। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। मतलब उनमें जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट अलग अलग पाथवे को फॉलो कर सकता है। ठीक है, और वो चीजें हमको मॉर्फोलॉजिकली दिखाई देती हैं, तो इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी के एग्जांपल में बच्चों हेट्रोफिली है। देखो बच्चों, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और फिली मतलब होता है लीव्स। तो हेट्रोफिली क्या चीज होती है बच्चों? अगर अपन किसी प्लांट को अलग अलग एनवायरनमेंट में उगाएं, तो उसकी लीव्स के पैटर्न, उसकी लीव्स के डेवलपमेंट में जो डिफरेंस आता है, जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस लीव के डेवलपमेंट में हमें दिखाई देते हैं, तो उसी चीज को हम बोलते हैं बच्चों हेट्रोफिली। इट इज द फिनोमिनन ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीव्स ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पे अलग अलग तरीके की लीव्स का डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? ये क्योंकि उसको हमने अलग अलग एनवायरनमेंट में उगाया हुआ है। ठीक है, जैसे हम धनिया की बात करें, कोरिएंडर की, कोरिएंडर प्लांट को अगर हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में उगाते हैं तो उसमें अलग तरीके की लीव्स आती हैं, और उसको अगर हम पानी के अंदर उगाते हैं तो उसमें अलग, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में उगाते हैं तो अलग तरीके की लीव्स उसकी दिखाई देती हैं। आगे आएगा, तो सिट बैक एंड रिलैक्स। ओके, आगे देखें, ये देखो हेट्रोफिली, इट कैन बी सीन इन कॉटन में देखने को मिल सकती है, हमें लार्कस्पर में देखने को मिल सकती है, कोरिएंडर में देखने को मिल सकती है। अब बच्चों लार्कस्पर और कोरिएंडर, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल। क्यों है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल? क्योंकि हमारी नीट के लिए जिस बुक को बाइबल माना गया है एनसीईआरटी, उसमें ये दोनों एग्जाम्पल मेंशन्ड हैं। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है बच्चों, जैसे श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक होते हैं ना, उसी तरीके से नीट के श्लोक हैं ये, नीट के लिए एनसीईआरटी के श्लोक हैं ये, तो ये हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमें कॉटन में भी हेट्रोफिली देखने के लिए मिलती है। आगे बात करते हैं, ये देखो बच्चों, ये क्या है? इन सच प्लांट्स द लीव्स ऑफ द यंग प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट्स। ठीक है, जैसे कुछ प्लांट्स में क्या होगा बच्चों, जो लीव्स हैं जुवेनाइल स्टेज में कुछ और हैं और मैच्योर स्टेज में कुछ और हैं। ऐसा भी होता है बच्चों, प्लास्टिसिटी में ऐसा भी होता है कि डेवलपमेंट की जो अलग अलग स्टेजेस हैं, उन अलग अलग स्टेजेस में भी मॉर्फोलॉजी अलग अलग हो सकती है। तो भाई जैसे यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई, जुवेनाइल स्टेज में कुछ और मॉर्फोलॉजी है और एडल्ट स्टेज में कुछ और मॉर्फोलॉजी है इस प्लांट की। ठीक है, हेट्रोफिली का एग्जांपल देखेंगे बच्चों अपन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। ये किसका एग्जांपल है? ये किसका एग्जांपल है बच्चों, बता सकते हो? दिस इज द एग्जांपल ऑफ लार्कस्पर। लार्कस्पर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में इस तरीके का दिख रहा है और एक्वेटिक हैबिटेट में इस तरीके का दिख रहा है। आगे बात करते हैं बच्चों हम डेवलपमेंट की। ठीक है, हमने अभी डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, ठीक, और आगे बात करते हैं इसको, है ना। डेवलपमेंट के साथ साथ अब हम ग्रोथ के बारे में भी बात करते हैं। ठीक, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ प्लांट। ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, ये सारे के सारे बहुत क्लोजली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कैलस की बात करूं, तुम लोग जानते होगे कैलस के बारे में। कैलस क्या होता है भाई? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, तो वो सेल में एक्टिवली डिवीजन चल रहा है। कैलस जो बनाते हैं हम, मेरिस्टेमेटिक सेल्स लेते हैं, लैब में हम उसको कल्चर करते हैं, तो जब हम कल्चर करते हैं तो उसमें अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स डिवाइड करती जाती हैं और अनडिफरेंशिएटेड बहुत सारी सेल्स बनाती जाती हैं। तो क्या उस चीज को हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं? नहीं।
हम उस चीज को डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। डेवलपमेंट कब होता है बच्चों? ग्रोथ विद डिफरेंशिएशन फ्रॉम डेवलपमेंट। जब उसमें ग्रोथ भी हो, उसके बाद डिफरेंशिएशन भी हो, तब जाकर के डेवलपमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे हम पढ़ेंगे भी बच्चों, हम कैलस लेते हैं, कैलस में हम कोई हार्मोन ऐड करें, सपोज हम उसमें ऑक्सिन ऐड करें, हम उसमें साइटोकाइनिन ऐड करें, तो उसके बाद उनमें मॉर्फोजेनेसिस होती है, उसकी सेल्स डिफरेंशिएट होकर के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो जब वो ग्रोथ, जो सेल ग्रोथ कर रही हैं, वो डिफरेंशिएट होकर के अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेंगी, मॉर्फोजेनेसिस कर लेंगी, तो उस चीज के बाद हम इसको क्या कहने लग जाएंगे? डेवलपमेंट। ओके, उस चीज को क्या कहने लग जाएंगे हम? डेवलपमेंट। आगे देखते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं यहां से। 75% क्वेश्चन पिछले 10 सालों के इस चैप्टर के इसी पोर्शन से हैं। तो ये हमको बिल्कुल आत्मसात करना है, बिल्कुल 100% अच्छे से याद करना है। ये कि कोई सोते में भी पूछ ले, बता ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की फिजियोलॉजिकल रोल्स क्या है बता, तो भाई मुंह से बिल्कुल रट्टू तोते की तरह निकलना चाहिए। आई बात समझ में? तो देखें इसको, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर होते क्या है बच्चों? बेसिकली फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं उन्हीं को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं। भाई हमारे अंदर हार्मोन्स क्या करते हैं? भाई हमारे अंदर हार्मोन्स क्या करते हैं? जो हमारे अंदर करते हैं वही प्लांट के अंदर करते हैं। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। They are also called as plant growth substance, plant hormone और phyto hormones। ठीक है, आगे बात करते हैं। The PGRs can be broadly divided into two groups based on their functions in a living plant body। अच्छा, इनके फंक्शंस के बेसिस पर, एक लिविंग प्लांट बॉडी में इनके फंक्शन के बेसिस पर हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। करो गैस, किन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? बताओ जल्दी से सोच करके। बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों, इनको दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है, ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। दीज आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। Plant growth regulators are divided into two broad categories, growth promoter and growth inhibitor। तो ये ऐसे सब्सटेंस, मतलब कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं भाई, कुछ फाइटो हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, तो उनको हमने डाल दिया ग्रोथ प्रमोटर्स में। कुछ फाइटो हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। इनहिबिट करने से मतलब बच्चों कभी भी मत सोचना भाई मैं अपनी बता रहा हूं भाई, मैं मतलब तुम देखोगे भाई कि मैं मतलब कितना ज्यादा है ना, उस समय पे बेवकूफ हुआ करता था कि मैं पता क्या सोचता था बच्चों, व्हाट डू आई थिंक, कि मतलब इनहिबिटर का मतलब क्या है? जैसे भाई सीड है, सीड जर्मिनेट होकर के प्लांट बना लिया सीड ने, ठीक है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना इस चीज को, तब मैंने ये सोच लिया था। फिर मुझे एक बहुत अच्छे सर मिले, उन्होंने मेरा ये कंफ्यूजन क्लियर किया, जो कि बहुत छोटा सा कंफ्यूजन था। तो मैंने कहा था भाई सीड है, सीड जर्मिनेट होकर के क्या बनाता है? पूरा प्लांट बना लेता है, ठीक है, अगर उसको ग्रोथ प्रमोटर मिलते हैं तो। और ग्रोथ इनहिबिटर अगर मिलेंगे तो वो वापस से मतलब वो सीड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। मैं ये सोचता था कि यार ग्रोथ इनहिबिटर डाल दी तो वो तो वापस से सीड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। भाई इनहिबिट करने का मतलब होता है उसकी ग्रोथ को रोक देना, ना कि ग्रोथ को रिवर्स कर देना। ये चीज हमें समझनी चाहिए। जब मैं 11th क्लास में आया था ना, तो मेरे को ये बहुत कंफ्यूजन होता था इसमें कि यार इनहिबिट का मतलब तो इसको वापस से जो है, और मैंने कहा ये चीज संभव भी कैसे है कि ऐसा कोई रेगुलेटर भी है जो कि प्लांट को वापस से सीड की फॉर्म में ले आएगा। सोचो बच्चों, ठीक है। तो जब हम 10 से 11th में मूव करते हैं तो एक अलग दुनिया मिलती है। और आज तो तुम्हारे पास इतने साधन हैं कि तुम किसी भी तरीके से चेक कर सकते हो। जब मैंने 11th की थी ना बच्चों, तब कंप्यूटर भी नहीं हुआ करते थे। बहुत मतलब किसी लग्जूरियस घर में बहुत पैसे वालों के यहाँ एक आधी कंप्यूटर मिला करता था। और नेट का तो पूछो ही मत, नेट का तो पूछो ही मत। मैं उस जमाने का बेटा इंसान हूं जब वो मेरे सामने तो भाई मोबाइल आए थे, उससे पहले मोबाइल भी नहीं थे, ठीक है। तो सोचो भाई इतना ज्यादा मतलब टेक्निकल ग्लिच था, इतना बड़ा टेक्निकल गैप था, ठीक है। उस समय सिर्फ किताबों के अलावा और कुछ नहीं था अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, है ना। तो आज तो बच्चों क्या है, तुम्हें कोई कंफ्यूजन होता है तो तुम तो कीवर्ड सीधे गूगल पे डाल करके देख लेते हो। और मैं क्या करता था भाई, मुझे अगर कंफ्यूजन होता था तो उस कीवर्ड को मैं पूरी बुक में ढूंढता था और बुक में से फिर वो लाइन पढ़ता था। पहले तो चैप्टर में उस चीज को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो ये क्या है बच्चों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दो तरीके के हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। अब ग्रोथ प्रमोटर बच्चों अपने 3 मेन ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, जैसे ऑक्सिन हुए, जिब्रेलिन्स हुए और साइटोकाइनिन हुए।
अब इनके बारे में हमको याद क्या रखना है बच्चों, जो अपने ऑक्सिन्स हैं ये होते हैं इंडोल कंपाउंड्स, जैसे इंडोल एस्टिको एसिड हो गया, इंडोल 3 एस्टिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, ये क्या है मेनली अपने इंडोल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये बच्चों, ये किससे डिराइव होते हैं, इंडोल कंपाउंड से, ये चीज पूछी जाती है। अब अपन जिब्रेलिन्स की बात करें, जिब्रेलिक एसिड की बात करें, तो ये बच्चों ये किससे डिराइव होते हैं, टार्पीन से। ठीक है, टार्पीन डेरिवेटिव होते हैं। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द प्रिकर्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन, तो जिब्रेलिन याद रखना। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन याद रखना। यहां पर GA3 तुमको दिख रहा होगा, क्योंकि ये जिब्रेलिन बहुत तरीके के होते हैं और GA3 सबसे ज्यादा स्टडीड जिब्रेलिन है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों एडिनिन डेरिवेटिव्स की। तो जो काइनेटिन है या साइटोकाइनिन जिसे हम बोलते हैं, वो एडिनिन डेरिवेटिव है। एडिनिन डेरिवेटिव को हम और क्या बोलते हैं बच्चों, N6 फरफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन, इसका भी डेरिवेटिव है। N6 एडिनाइन मतलब N6 फरफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन। ठीक है, एडिनाइन क्या होता है भाई, प्यूरिन ही तो होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम ग्रोथ इनहिबिटर्स की बात करें बच्चों, तो डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स जैसे कि एब्सिसिक एसिड हो गया ABA। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स ABA, एब्सिसिक एसिड। अब बच्चों ये तो हो गए हमारे 4 हार्मोन, जिनमें से 3 है ग्रोथ प्रमोटर और 1 है ग्रोथ इनहिबिटर। घंटी बज रही होगी, सर इथाइलिन कहां गया, बोलो, बज रही है ना घंटी, टन 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 टन, सर इथाइलिन कहां गया। अब मैं बताता हूं इथाइलिन कहां गया। इथाइलिन के दोनों ही तरीके के रोल होते हैं बच्चों, वो एज अ ग्रोथ प्रमोटर भी काम करता है कभी कभी और ग्रोथ इनहिबिटर भी काम करता है, तो इसलिए उसको इस कैटेगरी में हमने क्लासिफाई नहीं किया है, आगे आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखें, आगे देखें। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, इनके फंक्शन क्या हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्या क्या फंक्शन करते हैं भाई, सेल डिवीजन करेंगे, सेल एनलार्जमेंट करेंगे, पैटर्न फॉर्मेशन करेंगे, ट्रॉपिक ग्रोथ कराएंगे। ट्रॉपिक ग्रोथ मतलब बच्चों डायरेक्शनल ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे फोटोट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब क्या है, लाइट की डायरेक्शन में। जियोट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में। हाइड्रोट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब क्या है, वाटर की डायरेक्शन में। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, इन सब चीज को प्रमोट करते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। इनका काम ही प्रमोट करना है यार। ठीक है, इनका काम ही प्रमोट करना है, किस चीज को, ग्रोथ को प्रमोट करना है। ओके, यहां तक क्लियर। चलो तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे हम अभी। चलो ये देखो भाई, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में हमारा सबसे पहला ग्रोथ प्रमोटर क्या है भाई, ऑक्सिन। ऑक्सिन, फिर क्या आता भाई अपने पास, जिब्रेलिन। भाई ये स्ट्रक्चर हैं, एक चीज बता दूं बच्चों, इनके स्ट्रक्चर तुमको याद रखना जरूरी नहीं है, ये बस मतलब ऐसे ही मैंने डाल दी है भाई नॉलेज के लिए। ठीक, इनके स्ट्रक्चर याद रखना तुमको जरूरी नहीं है, तुमको याद रखना जरूरी है इनके नाम। ऑक्सिन, ऑक्सिन के बाद जिब्रेलिन, जिब्रेलिन के बाद साइटोकाइनिन्स। ठीक है, ये हमारे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर थे। अब हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की बात करेंगे। अच्छा, दीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट रेस्पॉन्सेज टू वुंड्स एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एबायोटिक ओरिजिन। बच्चों इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, कि जब भी कभी बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस आता है, बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब समझते हो, देखो बायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि एकदम से जैसे बाढ़ आ गई कहीं पे, तो वाटर लॉगिंग वाली सिचुएशन हो गई, बर्फ जम गई भाई क्या होता है, हिली एरियाज जो होते हैं, ठीक है, यहां पर मतलब ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे देश हैं, वहां पे क्या होता है भाई, प्लांट पत्तियां जम जाती हैं, बर्फ जम जाती है, देखा होगा तुमने। ठीक है भाई, मूवीज में देखा होगा। तो भाई ये सब क्या है, ये बायोटिक स्ट्रेस वाली कंडीशन है भाई, ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया एकदम ही, तो ये क्या है, पानी अवेलेबल ही नहीं है प्लांट को, ये सब क्या है, ड्रॉट वाली कंडीशन। तो इन ड्रॉट वाली कंडीशन में प्लांट को बचाने का काम क्या कौन करता है भाई, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर करते हैं। ये क्या करते हैं, प्लांट की एक्टिविटीज को, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बिल्कुल मिनिमम पे ले आते हैं, चेक कर देते हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसपिरेशन को रोक देंगे ये, ठीक, इस तरीके के काम करते हैं। ट्रांसपिरेशन जैसी चीज को रोक देंगे तो उससे क्या होगा भाई, कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बिल्कुल डाउन हो जाएंगी, जिसकी वजह से प्लांट का एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। उसकी वजह से प्लांट जो है, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उसको ज्यादा देर तक रेस्पॉन्ड कर पाएगा, ज्यादा टाइम तक रेस्पॉन्ड कर पाएगा। ठीक है,
आई बात समझ में? ओके, आगे बात करते हैं। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में मेनली हम दो एक्टिविटीज पढ़ते हैं। कौन कौन सी दो एक्टिविटीज पढ़ते हैं इनहिबिटिंग वाली? एक तो डोरमेंसी पढ़ते हैं हम, और एक दूसरा पढ़ते हैं हम एब्सिशन। डोरमेंसी का मतलब होता है बच्चों सुप्त अवस्था। मतलब इसका मतलब क्या कि भाई चीज, मतलब जो प्लांट है या सीड है वो सो गया है, मतलब गहरी नींद में सो गया है वो। तो जब हम नींद में होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है भाई, बोलो। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है या नहीं होती है? होती है। तो उसी तरीके से प्लांट भी सुषुप्त अवस्था में चला गया है, डोरमेंट पीरियड में चला गया है, तो उसकी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई है। तो ये प्लांट डोरमेंसी किसके कारण से होती है भाई? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स के कारण होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब क्या होता है बच्चों? एब्सिशन का मतलब होता है फल फूल पत्तियों का गिरना। उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिशन बोलते हैं। तो एब्सिशन को भी कौन प्रमोट करता है भाई? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स एब्सिशन को प्रमोट करते हैं। गलत मत समझ लेना मेरी बात को। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का फंक्शन नहीं है ये। प्रमोटर तो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ये तो एब्सिशन हो रहा है। एब्सिशन को बढ़ावा कौन दे रहा है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स दे रहे हैं। आगे बात करें, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में मेनली हम पढ़ते हैं बच्चों, एक तो एब्सिसिक एसिड है और दूसरा इथाइलिन है। इथाइलिन का फंक्शन बच्चों ग्रोथ इनहिबिटिंग दोनों में होता है। आगे मैं बता भी दूंगा किस तरीके से। चल आगे बात करते हैं। सबसे पहले अब अपन बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। बच्चों यहां से अमूमनली क्वेश्चन नहीं आता, मैक्सिमम टाइम यहां से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन देख लेते हैं भाई। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तो बात कर रहे हैं पूरे चैप्टर में, तो इस चीज को अपन और अच्छे से ढंग से कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आ भी गया तो भी हम कर देंगे। ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैव बीन एक्सीडेंटल। सबसे पहले कि इंटेंशनल डिस्कवरी इनकी नहीं थी। इनकी डिस्कवरी कैसे है भाई? एक्सीडेंटल है। तो इस तरीके की डिस्कवरी को हम सेरेंडिपिटी भी बोलते हैं, कि कर कुछ रहे थे और मिल कुछ गया, नई चीज का आविष्कार हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? सेरेंडिपिटी बोलते हैं। आगे बात करें बच्चों, ऑक्सिन सबसे पहले खोजे गए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर थे। इनकी खोज किसने की थी बच्चों? डार्विन एंड डार्विन। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में रिपोर्ट किया था। ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था? डार्विन एंड डार्विन। जानते हो ये कौन से डार्विन एंड डार्विन हैं? ये कौन से डार्विन हैं जानते हो? ये दद्दू हैं, दद्दू डार्विन है ये। वही चार्ल्स डार्विन, बिल्कुल सही सोच रहे हो, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, ये वही डार्विन है। तो इन्होंने ही सबसे पहले ऑक्सिन को रिपोर्ट किया था। ठीक है। ये पिता पुत्र की जोड़ी जिसने सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में रिपोर्ट किया था। दरअसल ये फोटोट्रोपिज्म को स्टडी कर रहे थे और इनको ऑक्सिन के बारे में पता चला। देखो इन्होंने क्या किया था बच्चों? कैनरी ग्रास ली हुई थी। तो कैनरी ग्रास जो था बच्चों, कैनरी ग्रास पे जब ये फोटोट्रोपिज्म को स्टडी कर रहे थे, मतलब उसके ऊपर जब लाइट गिरती है तो उसके मूवमेंट को स्टडी कर रहे थे, तो इनको कुछ चीजें पता चली। इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए कैनरी ग्रास पर। ठीक है। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल was the site of transmittable influence। मतलब ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस मतलब ऑक्सिन जो था वो ट्रांसमिट जो हो रहा था उसको अपन बोल रहे हैं ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस। तो इन्होंने क्या बताया सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद कि जो कोलियोप्टाइल की टिप होती है ना, वही साइट ऑफ ऑक्सिन के ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है। वही ऑक्सिन के ट्रांसमिशन को कराती है, वहीं पर ऑक्सिन का फॉर्मेशन भी होता है ना, वहीं पर ऑक्सिन जो है ट्रांसमिट होकर के आता है ना। दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलियोप्टाइल, जिसकी वजह से कोलियोप्टाइल जो है बेंड हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों ये देखो यहां पर इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो की थी, इसमें क्या था बच्चों? इन्होंने क्या किया कि भाई बच्चों पहले जो है ये देख रहे थे, कोलियोप्टाइल को देख रहे थे, तो इन्होंने देखा कि भाई लाइट पड़ रही है, तो ये लाइट की डायरेक्शन में बढ़ रहा है और झुक भी रहा है। मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है जो झुक रहा है, वहां पर ऑक्सिन की सिंथेसिस हो रही है और वो ऑक्सिन यहां तक ट्रांसफर हो रहा है। और ये झुक क्यों रहा है? क्योंकि ऑक्सिन जो है शेड में ही ऑक्सिन की सिंथेसिस हो सकती है, इसलिए ये झुक जाता है उस प्रेस को बचाने के लिए। अब इन्होंने क्या किया कि भाई जो कोलियोप्टाइल था कैनरी ग्रास का, अच्छा बच्चों कैनरी ग्रास याद रखने वाली बात है, कैनरी ग्रास याद रखना है, क्योंकि कैनरी ग्रास के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ऑक्सिन या डार्विन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था किस पे किया था? कैनरी ग्रास पे। किस चीज को स्टडी कर रहे थे? कैनरी ग्रास को। ऑक्सिन की डिस्कवरी किससे हुई थी भाई? कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल से हुई थी। ठीक है। आई बात समझ में?
ठीक है, कॉलियोप्टाइल होता क्या भाई, जैसे रूट कैप होता है वैसे शूट कैप होता है कॉलियोप्टाइल। ठीक, अच्छा, अब इन्होंने क्या किया भाई, जो शूट टिप था उसको पहले इन्होंने क्या कर दिया भाई, पहले इन्होंने बिल्कुल उसको कवर कर दिया। अब कवर कर दिया तो बेंडिंग नहीं हो रही है उसमें, इन्होंने उसको काट दिया तो भी उसमें बेंडिंग नहीं हो रही है। इन्होंने उसको किसी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से कवर कर दिया, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट जो होती है उससे कवर किया तो उसमें बेंडिंग देखने को मिली। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से कवर किया तो भी उसमें बेंडिंग देखने को मिली। तो ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और इस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये कंक्लूड किया कि भाई जो ऑक्सिन है वो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग ऑफ एंटायर कॉलियोप्टाइल, और जो कॉलियोप्टाइल की जो टिप है उस पर इसका ट्रांसफर होता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बात करते हैं। तो ऑक्सिन बच्चों सबसे पहले किसने आइसोलेट किए थे, एफडब्ल्यू वेंट ने आइसोलेट किए थे। कहां से आइसोलेट किए बच्चों, कॉलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग। ओट सीडलिंग का जो कॉलियोप्टाइल था उससे उन्होंने इसको आइसोलेट किया। ऑक्सिन को इन्होंने किससे आइसोलेट किया था, ओट सीडलिंग से। कैनरी ग्रास के कॉलियोप्टाइल से नहीं मिला है, ध्यान रखना। कैनरी ग्लास के कॉलियोप्टाइल में तो डार्विन ने केवल स्टडी करके बताया था कि ऐसा कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ऐसा कोई फैक्टर है जिसकी वजह से प्लांट जो है ट्रॉफिक मूवमेंट शो कर रहा है। इसको आइसोलेट किसने किया था, एफडब्ल्यू वेंट ने। किसमें किया था, ओट सीडलिंग में, कॉलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग में, ओट सीडलिंग के कॉलियोप्टाइल में। लेकिन एक चीज बताता हूं बच्चों कि सबसे पहले ऑक्सिन जो है, ये तो आइसोलेट हुआ था बाद में। सबसे पहले जो ऑक्सिन आइसोलेट हुआ था वो कहां से आइसोलेट हुआ था पता है, ह्यूमन यूरिन से। ऐसा मत सोच लेना कि भाई फाइटो हार्मोन है तो सबसे पहले प्लांट से आइसोलेट हुआ होगा ना। फाइटो हार्मोन है, स्टिल सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट हुआ। तो इसका मतलब क्या कि ह्यूमन में कोई फिजियोलॉजिकल रोल है ऑक्सिन का, जी नहीं, ह्यूमन में कोई भी फिजियोलॉजिकल रोल नहीं है ऑक्सिन का, ना ह्यूमन के अंदर ये सीक्रेट होता है। हम ह्यूमन हैं, हम घास फूस खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो प्लांट्स के साथ साथ हमारे अंदर ये ऑक्सिन चला गया, हमारे अंदर ये ऑक्सिन पहुंच गया हमारे अंदर। ठीक है, आई बात समझ में, हमारे अंदर ये पहुंच गया और हमारी यूरिन में डिटेक्ट हो गया। ये सिंपल सी बात ये थी। ठीक है ना, आई बात समझ में। ह्यूमन की सूसू में आइसोलेट हुआ है सबसे पहले ऑक्सिन। प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन इज ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। ये याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सिन का प्रिकर्सर कौन है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। और ऑक्सिन की सिंथेसिस में कौन सा मिनरल एसेंशियल है, कौन सा मिनरल यूज होता है, जिंक +2 आयन। ठीक है, माइंड मैप तुमको मिल चुके हैं मिनरल न्यूट्रिशन के। ठीक, तो पढ़ जरूर लेना उसमें से। तो ये जो जिंक 2+ आयन है वो इसकी बायोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ ऑक्सिन की। ठीक है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की अपन बाद में बात करेंगे, पहले टाइप्स की बात कर लें। तो ऑक्सिन बेसिकली 2 तरीके के होते हैं बच्चों। कौन कौन से 2 तरीके के होते हैं, जल्दी बोल दो फटाफट से। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल ऑक्सिन एंड आर्टिफिशियल ऑक्सिन। ठीक है, नेचुरल ऑक्सिन कौन से होते हैं बच्चों, नेचुरल ऑक्सिन कौन से होते हैं बच्चों, जो कि प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं और वहीं से आइसोलेट होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन प्लांट एंड आइसोलेटेड, प्रोड्यूस्ड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम, प्रोड्यूस्ड इन एंड आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स। सही है। आर्टिफिशियल ऑक्सिन कौन से होते हैं बच्चों, जो कि लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं। ठीक है, या फिर प्लांट बॉडी से बाहर सिंथेसाइज किए जाते हैं, आर्टिफिशियली इनकी सिंथेसिस होती है। ठीक, और ये प्लांट से आइसोलेट नहीं होते, प्लांट में देखने को ये नहीं मिलते।
प्लांट्स के अंदर देखने को ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा इनके एग्जाम्पल बच्चों अभी अभी अपन ने ऊपर देखे थे बच्चों, IAA जब शुरुआत की थी अपन ने प्लांट ग्रोथ प्रमोटर पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने देखा ही था भाई IAA इंडोल 3 एस्टिक एसिड और IBA इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं बच्चों आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की। तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन में बच्चों दो होते हैं, ये दोनों रट लेना बिल्कुल, दो क्या तीन होते हैं, तीन बता रहा हूं, तीन में से दो तो इतने इंपॉर्टेंट है तुम रट लेना बिल्कुल। एक तो ये याद कर लेना 2,4-D, ठीक है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड 2,4-D, ठीक है। दूसरा है 2,4,5-T, ठीक है, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, ये दोनों, ठीक, ये पोटेंशियल वीडी साइड्स हैं, ये इनको एज अ वीडी साइड यूज किया जाता है। और एक है NaA, नैप्थेलीन एसिटिक एसिड। तो ये बच्चों ये हमको याद करने हैं, ठीक। अब तुमको एक बात बताऊं बच्चों, नेचुरल ऑक्सीजन और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दोनों को मिला करके हम हॉर्टिकल्चर में भी बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए यहां पे हमारे। ओके बच्चों, तो अब हम आगे बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की, कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है इसका वो है एपिकल डोमिनेंस। जानते हो बच्चों एपिकल डोमिनेंस के बारे में, मुझे पता है तुम सब जानते हो, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस, अब ये एपिकल डोमिनेंस होती क्या है? एपिकल डोमिनेंस क्या चीज होती है बच्चों? एपिकल डोमिनेंस। जैसे बच्चों ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये इसका एपेक्स है, ये एपिकल वर्ड है इसकी, ये इधर इसकी लेटरल वर्ड है, कोई यहां पर लेटरल वर्ड है। अब क्या होता है बच्चों, एपिकल डोमिनेंस का मतलब है एपिकल वर्ड में ऑक्सीजन सिंथेसिस की वजह से ये एपिकल वर्ड तो ग्रो करती है, और जो लेटरल वर्ड्स होती हैं उन लेटरल वर्ड्स की ग्रोथ को ये सप्रेस कर देती है, ठीक है। आई बात समझ में? द सप्रेशन ऑफ लेटरल वर्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ एपिकल वर्ड इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू ऑक्सीजन की वजह से, ठीक। तो प्लांट जो है लेटरली कम ग्रो करता है और लंबाई में ज्यादा ग्रो करता है। ऐसा ही होता है भाई, ब्रांचेस कितनी पतली पतली होती हैं और लंबाई में वो ज्यादा ग्रो करता चला जाता है, ठीक है। अब इसी से बच्चों अब एक नया टर्म आता है जिस टर्म को हम बोलते हैं डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन, आई होप ये भी तुम लोग जानते होगे भाई डीकैपिटेशन क्या होता है। डीकैपिटेशन का मतलब है कि इसको अपन एपिकल बर्ड को काट दें। अब एपिकल को बर्ड को काट देंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, जो लेटरल बर्ड्स हैं वो ज्यादा ग्रो करने लगेंगी और प्लांट अपना कैसा हो जाता है? बुशी। तो जब वो गार्डनिंग करते हैं ना तो प्लांट को डेकोरेट करने के लिए, प्लांट को सुंदर बनाने के लिए एपिकल बर्ड को काट दिया जाता है, जिससे प्लांट हो जाता है बुशी। बुशी मतलब झाड़ी जैसा हो जाता है, फिर उसकी कटिंग करके उसको एक सा कर दिया। कभी किसी अच्छे होटल के बाहर से भी निकले होगे तो वहां पे करते हैं लोग ऐसा, वहां पे गार्डनर होता है ना वो इसी तरीके से करता है, प्लांट को बुशी बना देगा और फिर उसकी कटिंग कर देगा, उसकी काट छाट ऐसी करेगा, बड़ा सुंदर दिखता है वो। तो वो कैसे करते हैं? वो डीकैपिटेशन से करते हैं। एपिकल बर्ड को काट दिया और डीकैपिटेशन कर दिया। अब बच्चों इसके अपन रोल्स के बारे में और बात करते हैं भाई। ऑक्सीजन के जो रोल्स होते हैं ना, रोल्स ऑफ ऑक्सीजन, प्लांट में ऑक्सीजन के क्या क्या रोल्स हैं? इसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहला रोल है बच्चों रूटिंग, कि ये रूट प्रमोशन करता है। देखो बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक मेथड होता है स्टेम कटिंग। जैसे गुलाब है, गुलाब की कलम काटते हैं और उसको लगा देते हैं और नया गुलाब हो जाता है। अगर उस गुलाब में हम NaA और IBA का सॉल्यूशन डाल दें, भाई ये दोनों क्या है? ऑक्सीजन के टाइप है ना, तो वो उस स्टेम में रूटिंग को प्रमोट कर देगा। आई बात समझ में? दूसरी चीज भाई फ्लावरिंग। दूसरी चीज है बच्चों फ्लावरिंग। NaA और 2,4-D का सॉल्यूशन डाल दें, अगर अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन डाल दें किसी प्लांट पे स्प्रे कर दें तो क्या हो जाएगा भाई? तो क्या बन जाएगा भाई? फ्लावरिंग प्रमोट हो जाएगी, मतलब उसमें फ्लावर उगने लग जाएंगे। तीसरी चीज है बच्चों पार्थेनोजेनेसिस, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
पार्थेनोजेनेसिस। ऑक्सिन्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज सीडलेस फ्रूट। तो सीडलेस फ्रूट बनाने के लिए, सीडलेस फ्रूट्स बनाने के लिए हम ऑक्सिन को यूज करते हैं। तो इस चीज को हम बच्चों क्या बोलते हैं भाई? इस चीज को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसमें भी बच्चों IAA और IBA का डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करते हैं। अच्छा, फाइनली अपने पास आता है बच्चों वीडीसाइड। तो वीडीसाइड के लिए बच्चों मैंने पहले ही बताया था तुमको, वीडीसाइड के लिए मैंने चीज पहले ही बताई थी। वीडीसाइड में अपन क्या यूज कर रहे हैं? वीडीसाइड में अपन यूज कर रहे हैं 2,4-D। ठीक है, ये वीडीसाइड की तरह काम करता है। वीड्स पर अगर इसको स्प्रे कर दिया जाए तो ये मेन प्लांट को तो कोई नुकसान पहुंचाता नहीं है, वीड्स को खत्म कर देता है। तो एक बार फटाफट से फिर से रिवीजन करें। रूटिंग को प्रमोट करने के लिए अपन NAA और IBA के सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं, उसको स्प्रे कर देते हैं प्लांट के ऊपर, तो क्या उसमें रूट उग आती हैं। और स्पेशली स्टेम कटिंग प्रोपगेशन जिन प्लांट्स में करते हैं उनमें रूट को प्रमोट करने का काम ये करता है। सेकंड चीज है बच्चों फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग को प्रमोट करने का काम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NAA एंड 2,4-D। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर अपन किसी प्लांट पे स्प्रे कर दें तो क्या होगा? फ्लावरिंग प्रमोट हो जाएगी। पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी क्या है भाई? सीडलेस फ्रूट को उगाना है हमको, उसमें हम क्या करेंगे? IAA और IBA के सॉल्यूशन का स्प्रे कर देंगे। वीडीसाइड की तरह यूज करना है, मतलब बीड्स खत्म करने हमें अपने खेत में से, अपनी फसल से, तो क्या यूज करेंगे हम? 2,4-D यूज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ा जाए, चलो लेट्स सी। ओके बच्चों, जिब्रेलिन की बात करते हैं। तो जिब्रेलिन के बारे में बच्चों सबसे पहले पता चला था, एक फंगस थी जिब्रेला फ्यूजिकोरी, वहीं से इसका नाम आया है। तो ये फंगस क्या करती है बच्चों? जापान में एक बार जो है, जापान में राइस में इस तरीके की डिसीज हो गई थी कि उसका स्टेम तो एलोंगेट होता जा रहा था, वो बड़ा लंबा होता जा रहा था उसका स्टेम, लेकिन उसमें जो सीरियल है ना वो नहीं लग रहा था अच्छे से, वो बहुत कमजोर सा हो रहा था। तो उस डिसीज को बैकने डिसीज ऑफ राइस या फुलिश सीडलिंग डिसीज ऑफ राइस नाम दिया गया था। किसकी वजह से हो रही थी बच्चों? वो एक फंगस थी जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोरी। और वहीं से पता चला है भाई कि भाई कोई जिब्रेलिन नाम का भी कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। इसको प्लांट में से सबसे, देखो फंगल पैथोजन के बारे में ये चीज मैंने तुमको बताई भाई, बैकने डिसीज या फुलिश सीडलिंग डिसीज जो होती है राइस की, वो कैसे होती है भाई? फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकोरी से हो रही है। ठीक है, अच्छा, क्यूरोसावा जो थे ना, इन्होंने तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स को देखा था। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट थे याबुता ने उसको जिब्रेलिन को सबसे पहले प्लांट्स में से आइसोलेट किया था। तो जिब्रेलिक एसिड का बच्चों स्ट्रक्चर जो ये होता है भाई। ठीक, अब बच्चों बात करते हैं अपन जिब्रेलिक एसिड के फंक्शंस की बात करते हैं अपन। अच्छा, फंक्शन से पहले बच्चों एक चीज मैं बताना भूल गया तुमको कि जिब्रेलिक एसिड का प्रिकर्सर कौन है। बताया था, शुरुआत में बताया था, यहां पर मैं बोलना भूल गया तुमको कि जिब्रेलिक एसिड का प्रिकर्सर कौन है। प्रिकर्सर बताओ जिब्रेलिक एसिड का, जीए का प्रिकर्सर कौन है? क्वेश्चन आता भाई। एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए। अच्छा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बच्चों पता है एक बार क्वेश्चन कैसे आया था? तुम सोचो, देखो पता है बहुत मतलब तरीके से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। क्या पूछा था उन्होंने? एसिटाइल कोएंजाइम ए बच्चों हमारे पास कहां बनता है, तुमको अगर याद हो तो? एसिटाइल कोएंजाइम ए जानते हो? एसिटाइल रेस्पिरेशन में बनता है भाई, लिंक रिएक्शन में बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। बनता है एसिटाइल कोएंजाइम, पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में जाता है। ठीक, उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि विच इंटरमीडिएट ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज द प्रिकर्सर ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, ये चीज पूछी हुई थी। तो आंसर क्या था भाई उसका? एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब बच्चों अब अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिक एसिड की। देखो बच्चों ये भी प्रमोटर है, मानते हो ये बात कि ये भी प्रमोटर है? तो प्रमोटर, अगर ये प्रमोटर है
तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा भाई, प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अभी अभी हमने देखा कि भाई जिब्रेला फ्यूजिकोरी ने क्या किया था, जिब्रेला फ्यूजिकोरी जिब्रेलिक एसिड प्रोड्यूस कर रही थी, तो उसने क्या किया भाई, बैकने डिसीज की थी राइस की। बैकने डिसीज में क्या हुआ था, स्टेम का इलॉन्गेशन हो गया था, और स्टेम के इलॉन्गेशन की वजह से क्या हुआ भाई, जो राइस का जो सीरियल था वो कमजोर रह गया था। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि नॉर्मल अमाउंट में अगर ये सिंथेसाइज होता है प्लांट के अंदर, तो ये क्या करता है भाई, इट प्रमोट्स द स्टेम इलॉन्गेशन। स्टेम इलॉन्गेशन को प्रमोट करेगा। पहली चीज समझ में आई, तो पहली चीज हो गई बच्चों स्टेम इलॉन्गेशन, ये समझ में आ गया हो। अच्छा, दूसरी और तीसरी चीजें क्या है बच्चों, बोल्टिंग कराता है, बोल्टिंग, बोल्टिंग समझते हो। और तीसरी चीज है सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। अच्छा, बोल्टिंग ये कैसे कराता है बच्चों, बोल्टिंग किस तरीके से कराएगा, ये बोल्टिंग कराएगा। बोल्टिंग का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो बच्चों, जो रोजेट प्लांट होते हैं ना, रोजेट प्लांट कैसे होते हैं, जिनमें रोज जैसा पैटर्न बनता है। जैसे कैबेज है, तो कैबेज में देखोगे नोड्स और इंटरनोड उसके काफी कंप्रेस्ड होते हैं और लीफ लग रही होती है, तो रोज जैसा स्ट्रक्चर बनता है। अगर कैबेज की पत्तियां अपन थोड़ी थोड़ी खोल के रखते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे रोज है, कोई बड़ा सा रोज है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं रोजेट प्लांट्स। अब इन रोजेट प्लांट में क्या करता है, ये नोड और इंटरनोड को एक्सपेंड करके इनका इलॉन्गेशन कराता है, तो उस चीज को अपन बोलते हैं बोल्टिंग। नॉर्मल प्लांट में जब ये स्टेम इलॉन्गेशन कराएगा, स्टेम इलॉन्गेशन को प्रमोट वो करता है, तो उसको अपन बोलते हैं प्रमोट स्टेम इलॉन्गेशन, ठीक है। अच्छा, लीफ को भी प्रमोट करता है, लीफ फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है, ठीक है, लीफ को चौड़ा करता है भाई, उस चीज को भी प्रमोट करता है। बोल्टिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो रोजेट प्लांट है, कैबेज लाइक प्लांट है, उनमें नोड और इंटर नोड को एक्सपेंड करके उनको भी इलोंगेट करा रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है भाई कैबेज, कैबेज में बोल्टिंग करा रहा है ये, ठीक है। सीड जर्मिनेशन भी कराता है बच्चों। अब ये सीड जर्मिनेशन कैसे कराता है, कि भाई ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करता है ये सीड के अंदर, कि इनके पास जो सीड के पास जो रिजर्व फूड मटेरियल है ना, उसको ब्रेक डाउन किया जा सके। जैसे कि अमाइलेज एंजाइम का प्रोडक्शन करेगा। अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, जो स्टोर्ड स्टार्च है सीड के पास उसका ब्रेक डाउन करेगा और उससे सीड जर्मिनेशन प्रमोट हो जाएगा। तो ये बच्चों इसके कुछ फंक्शन है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, सीड जर्मिनेशन बाई अमाइलेज एंजाइम प्रोडक्शन। ओके डन। तो ये यहां पर बात हुई जिब्रेलिन की। अब बच्चों अपन बात करते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। तो देखो बच्चों, साइटोकाइनिन जो है, मिलर एट अल जो थे, उन्होंने साइटोकाइनिन को क्रिस्टलाइज फॉर्म में आइसोलेट किया था, ठीक है, और इसको उन्होंने नाम दिया था काइनेटिन, ठीक। और ये कहां से मिला था बच्चों, हैरिंग फिश जो होती है उसके स्पर्म सेल से, उसके स्पर्म सेल के डीएनए से मिला था। ये जो पहला प्लांट से जो आइसोलेट हुआ था बच्चों साइटोकाइनिन, उसको दरअसल साइटोकाइनिन बोला ही नहीं था, वो मेज के कर्नल से आइसोलेट हुआ था, मेज कर्नल से आइसोलेट हुआ था, और उसको बोला गया था जिएटिन। उसको क्या बोला गया था भाई, जिएटिन बोला गया था, ठीक है। अब बच्चों अपन बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो फंक्शन बच्चों, ये मेन फंक्शन है इसके, काउंटरिंग एपिकल डोमिनेंस। देखो बच्चों, ऑक्सीजन की वजह से एपिकल डोमिनेंस होता है। एपिकल डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, हम साइटोकाइनिन यूज करते हैं। साइटोकाइनिन अगर हम यूज, मतलब तुम देखते हो कि भाई देखो क्या होता है, हम क्या यूज करते हैं, प्लांट यूज करते हैं साइटोकाइनिन को। तुमने देखा होगा बच्चों की एपिकल डोमिनेंस की वजह से ग्रोथ तो सप्रेस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पा रही लेटरल बड, थोड़ी बहुत तो ग्रो करती है लेटरल बड। वो लेटरल बड ग्रो क्यों कर रही है, बिकॉज ऑफ दिस साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है एपिकल डोमिनेंस को काउंटर कर रहा है और लेटरल बड की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डिले इन सेनेसेंस की। बच्चों इसको बोलते हैं रिचमोंड लैंग इफेक्ट। रिचमंड लैंग इफेक्ट। अब ये क्या चीज है बच्चों, देखो बच्चों, ये क्या करेगा, सेनेसेंस को रोकने की कोशिश करता है ये, ठीक है। सेनेसेंस को रोकता है ये। सेनेसेंस को किस तरीके से रोकता है बच्चों, कि जो ओल्डर पार्ट होते हैं ना, ओल्डर पार्ट होते हैं, वहां से सॉल्यूट्स को मूव करा करके ये यंगर पार्ट्स के, सॉरी
सॉल्यूट्स को मोबिलाइज कराता है। ये सॉल्यूट्स को मोबिलाइज करा करके ये क्या करता है भाई, ये जो है सेनिसेंस को प्रिवेंट करता है। जैसे बच्चों कोई पार्ट है, अब वहां तक सॉल्यूट नहीं पहुंच पा रहा, वहां पे सॉल्यूट को मोबिलाइज कराएगा ये, ठीक है। सॉल्यूट को मोबिलाइज कराने से मतलब क्या है कि सॉल्यूट में बच्चों मिनरल आयंस वगैरह सब कुछ होते हैं, तो जो मिनरल आयंस की जरूरत है उनको मोबिलाइज कराएगा, सॉल्यूट को मोबिलाइज करा करके उन पार्ट्स तक भेजेगा और उनकी सेनिसेंस को रोक देगा, उनको झड़ने नहीं देगा, उनको गिरने नहीं देगा। वो पत्तियां भी हो सकती हैं, फूल भी हो सकते हैं, टहनियां भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं रिचमंड लैंड इफेक्ट। अब बच्चों अपन बात करते हैं सेल डिवीजन की। जैसे सेल डिवीजन की अपन बात करें तो बच्चों कैलस के बारे में मैंने बताया था। अब ये क्या होता है, अलोंग विद ऑक्सिन इट प्रमोट्स द ऑर्गेनोजेनेसिस या मॉर्फोजेनेसिस। अलोंग विद ऑक्सिन ये क्या करेंगे, प्रमोट्स मॉर्फोजेनेसिस इन कैलस। कैलस तो तुमको पता ही है भाई, कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है, ठीक है। कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। अब अगर कैलस में बच्चों अपन ने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों को बराबर डाल दिया, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन है, तो सोच करके बताओ कि कैलस के साथ क्या होगा, उसमें क्या उगेगा। बताओ भाई जल्दी से फटाफट से मुझे सोच करके बताओ कि उसमें किस चीज का प्रमोशन होगा, मतलब क्या बनेगा, मॉर्फोजेनेसिस किस चीज की होगी, ये चीज सोचो फटाफट से और मुझे बताओ, ठीक है। सोचा, कैलस का कैलस ही रहेगा, वो उसमें कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन से, तो क्या बनेगा, मॉर्फोजेनेसिस में क्या बनेगा बच्चों, रूट बनेगी, रूट डेवलप हो जाएगी इसमें, ठीक है। और वहीं अगर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन कम है साइटोकाइनिन से, मतलब हम कैलस में ऑक्सिन कम और साइटोकाइनिन ज्यादा डालें, तो शूट फॉर्मेशन। दीज आर द फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन्स, ठीक है। अब आ गया बच्चों इंपॉर्टेंट अपने पास क्या, इथाइलिन। इथाइलिन तो बच्चों मैंने दोनों बताए थे तुमको, ठीक है, इसके दोनों ही रोल्स होते हैं। अच्छा, अब बच्चों यहां से एक क्वेश्चन आता है बच्चों, गैसियस हार्मोन होता है, वॉलेटाइल होता है ये, ठीक है। क्या किया था बच्चों, पके हुए जो ऑरेंज थे उनके साथ कच्चे बनाना रख दिए, कच्चे केले रख दिए, तो थोड़े टाइम में वो भी पक गए। क्यों पक गए भाई, क्योंकि इथाइलिन क्या है भाई, गैसियस हार्मोन है, ठीक है। पके हुए ऑरेंज से गैसियस हार्मोन रिलीज हुआ इथाइलिन, उसने जो कच्चे बनाना थे उनको भी, कच्चे केले थे उनको भी पका दिया, ठीक है। अच्छा, ये अकेला भाई एक गैसियस पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिसके बारे में मैंने तुमको बताया, ठीक। अब अपन बात करते हैं इसके फंक्शंस की, कि भाई इथाइलिन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अच्छा बच्चों, इथाइलिन के बारे में जानते हो, ये ऐसा होता है, ओके। चलो अब इसके फंक्शंस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो, इसके बारे में मैंने तुमको बताया था कि भाई इसके मिले जुले से फंक्शंस हैं, ये प्रमोटिंग सब्सटेंस भी है और इनहिबिटिंग सब्सटेंस भी है। अब बच्चों ये क्या करता है भाई, ट्रांसफर्स ग्रोथ को तो रोकता है, चेक्स ट्रांसफर्स ग्रोथ, और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है।
ठीक है। अब एक चीज और देखो, ये क्या कर रहा है भाई, लीव्स का सेनीसेंस करा रहा है भाई, ठीक है, लीव्स का सेनीसेंस भी कराता है भाई ये। सेनीसेंस ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ये भी करा रहा है भाई। पर क्या होता है बच्चों, हाइड्रोफाइट्स में स्टेम इलॉन्गेशन भी करा रहा है ये। अच्छा, इसके बाद एक चीज देखो बच्चों, एक होता है क्लाइमैक्टिक इफेक्ट। ये क्या चीज है बच्चों, इसके बारे में बात करें तो ये क्या चीज है, क्लाइमैक्टिक इफेक्ट क्या चीज होती है। देखो बच्चों क्या होता है कि ये राइपनिंग को प्रमोट करता है ये, ठीक। अब क्या होता है, जब राइपनिंग हो रही होती है तो उन जो पर्टिकुलर जो फ्रूट्स है जिनकी राइपनिंग हो रही है उनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है, उसी चीज को अपन बोलते हैं क्लाइमैक्टिक इफेक्ट। मतलब राइपनिंग फ्रूट्स में जो क्लाइमैक्टिक इफेक्ट आ रहा है वो भी किसकी वजह से आ रहा है, इथाइलिन की वजह से आता है। क्लियर हुई बात। तो क्लाइमैक्टिक इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है भाई, इथाइलिन की वजह से आ रहा है। लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ये डोरमेंसी भी कराता है, ठीक है बच्चों। तो ये फंक्शन हो गए हमारे इथाइलिन के। अब हम बात करें एब्सिसिक एसिड की, तो फटाफट से बात करते हैं बच्चों एब्सिसिक एसिड की, ठीक है। अब एब्सिसिक एसिड इसको अपन डोरमिन भी बोलते हैं। ये क्या है भाई, ये टिपिकल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। शुरुआत में ही बात की थी हमने इसको अपन डोरमिन भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, एब्सिसिक एसिड को और क्या बोलते हैं, या डोरमिन को अपन और क्या बोलते हैं, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आया है, वाइस वर्सा है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इसकी। तो सबसे पहले ये क्या है बच्चों, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। कहां मिलेगा ये, डोरमेंट सीड्स और बर्ड्स में, बर्ड्स में मिलता है, ठीक है। प्रिकर्सर कौन है इसका, वायोलेक्सेंथिन पिगमेंट होता है, ठीक है। अब बात करें बच्चों इसके फंक्शंस की। करें बात इसके फंक्शन की, तो बच्चों तुमको पता है ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, तो ये क्या करेगा भाई, इनहिबिशन करेगा ग्रोथ को। तो इनहिबिशन कराने के लिए ये क्या करता है, एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। और क्या करेगा, चेक्स द सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को नहीं कर, वो सीड को जर्मिनेट नहीं होने देगा। इनफैक्ट बर्ड्स को भी जर्मिनेट नहीं होने देता। अब सीड जर्मिनेशन को ये कैसे रोकता है, कैसे स्टॉप करता है सीड जर्मिनेशन को बच्चों, ये तुम जानते हो भाई, स्प्राउट नहीं होने देगा सीड्स को। मतलब सीड में जो स्टोर्ड फूड है उस स्टोर्ड फूड को कन्वर्ट करने वाले जो एंजाइम है, जैसे अमाइलेज है, अमाइलेज को सिंथेसाइज नहीं होने देगा। जब तक अमाइलेज सिंथेसाइज नहीं होगा तब तक स्टार्च जो है कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा तो सीड को अवेलेबल नहीं होगा, सीड को अवेलेबल नहीं होगा तो सीड जो स्प्राउट नहीं हो पाएगा। तो सीड को स्प्राउट नहीं होने देता ये, ठीक है। अब सीड की स्प्राउटिंग होगी कब, सीड के जर्मिनेशन कब होगा, सीड जर्मिनेट तब होगा जब एब्सिसिक एसिड को ओवरकम कर लिया जाएगा जिब्रेलिक एसिड के थ्रू। अगर जिब्रेलिक एसिड एब्सिसिक एसिड की सिंथेसिस को रोक दे और खुद सिंथेसाइज होना चालू कर दे तो क्या होगा भाई, जर्मिनेशन ऑफ सीड हो जाएगा।
इसी वजह से इसको हम और क्या बोलते हैं भाई, एंटी जीए हार्मोन भी बोलते हैं इसको। क्योंकि ये बिल्कुल एंटागोनिस्टिक फंक्शन कर रहा है जिब्रेलिक एसिड का, इसलिए इसको हम और क्या बोलते हैं, एंटी जीए हार्मोन भी इसको हम बोलते हैं। अच्छा, इसको बच्चों और क्या बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन और एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन। क्यों बोला जाता है इसको ऐसा बच्चों, क्योंकि ये स्टोमेटा को क्लोज करके स्ट्रेसफुल कंडीशन में स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, ट्रांसपीरेशन को रोक देगा, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन या एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन भी हम बोलते हैं। तो बच्चों यहां तक अपना ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन बात करते हैं पीवाईक्यूज की, इसके पीवाईक्यूज अपन डिस्कस करते हैं। चलो लेट्स सी, इसके पीवाईक्यूज देखते हैं अपन। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम thus इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप। सबसे पहले तो स्टेम को इलोंगेट कर रहा है बच्चों, ठीक है। और एनसीईआरटी की लाइन से सीधा सीधा ये क्वेश्चन है ये कि भाई ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको अपन शुगर केन फील्ड पर अगर स्प्रे कर दें तो शुगर केन का पर हेक्टेयर वो बहुत ज्यादा ग्रोथ, कम से कम कितने परसेंटेज ग्रोथ हो जाती है पता है तुमको, 25% ग्रोथ तक को एनहांस कर देता है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है भाई, ठीक है, सोचो और आंसर दो। इट इज जिब्रेलिन। ओके भाई, पहले ही समझ जाना था, चाहिए था भाई बच्चों क्या, कि भाई लेंथ ऑफ स्टेम को इंक्रीज कर रहा है, सिंपल सी बात है, जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन, ये भी 2020 का क्वेश्चन है, पिछला भी 2020 का क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी के रेस्पेक्ट में इनमें से कौन सा इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है? पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, फिनोलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। तो सीड डोरमेंसी के लिए बच्चों साफ पता है तुमको, जिब्रेलिक एसिड। भाई देखो एब्सिसिक एसिड तो होगा, अब ये पैरा एस्कॉर्बिक एसिड और फिनोलिक एसिड तुम पूछो सर क्या है, तो ये इसी की फॉर्म है, ABA की फॉर्म है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, जिब्रेलिक एसिड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो। द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड। ओहो, हलवा क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन भाई। मतलब क्या कि भाई एनटीए ने हलवा बनाया और चम्मच लेकर के तुम्हारे मुंह में दे रहा, हलवा लो खाओ, उस तरीके का क्वेश्चन है ये, स्पून फीडिंग वाला क्वेश्चन है ये, है ना भाई। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला करके बता 2,4-D, ठीक है। तो इसका आंसर 2,4-D। देखो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन आया 2020। अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के हैं, देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं। लो, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड, अभी पढ़ के आए हैं भाई, अलग अलग इन्वायरमेंट में रख दें या अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में प्लांट जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस शो करता है, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बच्चों, इलास्टिसिटी। नलायकों चांटे खाओगे, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन टी इक्वल टू n0 e टू दी पावर RT, इसमें E क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये प्लांट ग्रोथ से आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके भी पहले से आ गया क्वेश्चन, बट कितना इजी क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, E पूछ रहा है। E क्या होता है इसमें, ये E क्या होता है, क्या होता है भाई E, देखना जरा। द बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, द बेस ऑफ ज्योमेट्रिकल लॉगरिथम, द बेस ऑफ नंबर लॉगरिथम। 10th क्लास में खूब पढ़ते हैं भाई। द बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम इज E, ठीक है, ओके। अब बच्चों आगे हमको करने हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के क्वेश्चंस, ठीक है। ये चैप्टर बच्चों थ्योरेटिकली भाई इतना वो नहीं है, तुम्हें इसके क्वेश्चन कर लेने चाहिए। इसके क्वेश्चन कर लोगे तो तुमको है ना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलो इसके क्वेश्चन डिस्कस करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज। प्लांट डिसीज के ट्रीटमेंट में इनमें से कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज किया जा सकता है? देखो बच्चों,
ट्राइकोडर्मा जो होता है ना उसको यूज करते हैं अपन एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। इट इज अ फंगस, इसको अपन बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज करते हैं, जो कि प्लांट डिसीज को क्योर करने में, है ना, काम करता है। प्लांट डिसीज को कंट्रोल करने में ये काम करता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन मेरे फेवरेट होते हैं भाई। क्यों? क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है भाई। ठीक है, अब तुम देख लो भाई, यहां पे सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ए का फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट इतने दिए हुए हैं। ठीक है, कोई भी ऑप्शन सिमिलर सा नहीं दिया हुआ, कहीं भी नहीं दिया हुआ ए का फर्स्ट दो में दिया हुआ ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुआ है, या ए का सेकंड दो में दिया हुआ ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुआ। मतलब अगर मैं केवल ए को मैच कर लूं तो मेरे को सब आ जाएगा, या ए को मैच ना करूं तो इनमें से मुझको जो भी अच्छे से आता है मैच कर लूं तो मुझे सब आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलाइकम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलाइकम, ये एक बैक्टीरिया है भाई। ये क्या प्रोड्यूस करता है भाई? ये मुझे पता है कि ये ब्यूटाइक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट का, ए का सेकंड अगर मैं देखूं तो केवल एक ही ऑप्शन मिलता है मुझे, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब फॉर योर कंसर्न, फॉर योर नॉलेज, मैं दूसरा भी डिस्कस करा देता हूं भाई। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम ये क्या प्रोड्यूस करता है भाई? साइक्लोस्पोरिन प्रोड्यूस करता है। ये साइक्लोस्पोरिन बच्चों यूज की जाती है, किस चीज के लिए यूज की जाती है भाई? साइक्लोस्पोरिन एक बच्चों थेराप्यूटिक है, ये एक ड्रग है ये। ठीक है, अच्छा, ये सुना है नाम बच्चों, एस्परजिलस निगर, ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। देखना डी का थर्ड, सिट्रिक एसिड, ये राइस में दिया है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है ये। और मोनेस्कस परप्यूरस ये क्या करता है भाई? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें से अगर तुमको कुछ भी नहीं आता है तो दो ऑप्शन भी अगर तुम इसमें से आइडेंटिफाई कर लोगे तुम्हारा, वैसे तो अच्छा, अगर पहला ऑप्शन अगर तुमको आता है, सबसे पहला वाला अगर तुमको आता है कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या प्रोड्यूस करता है, अगर ये चीज तुमको पता है तो तुमको बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट? बच्चों ये क्या है? ये भी बच्चों इसी से क्वेश्चन है कि भाई एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो होता है अपने पास सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, एक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होता है, उसमें अपन क्या डालते हैं? उसमें अपन डालते हैं बच्चों एक्टिवेटेड स्लज डालते हैं। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है बच्चों? बहुत सारे माइक्रोब्स के क्लस्टर होते हैं इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ये क्या करते हैं? जो बच्चों अपना वेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है, वेस्ट ट्रीटमेंट में जो सीपेज होता है उसमें जो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हैं, जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रोब्स होते हैं बेसिकली, वो एक्टिवेटेड स्लज कहलाते हैं। उसको जब अपन इसके अंदर डाल देते हैं तो वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्टिवेटेड स्लज होगा। अगला क्वेश्चन, अब बच्चों इसको तुम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में मान लो इस क्वेश्चन को, चाहे इस क्वेश्चन को तुम कहां मान सकते हो? मिनरल न्यूट्रिशन में। मिनरल न्यूट्रिशन में इस क्वेश्चन को कहां कंसीडर करते हैं अपन बच्चों? याद होगा तुमको, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा होगा तुमने। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है बच्चों? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, जिन ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है, उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं डाइएजोट्रॉप्स। और इस तरीके के बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम बोलते हैं डाइएजोट्रॉफी। तो डाइएजोट्रॉफी वाला टॉपिक से भी तुम समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो लेट्स सी, देखते हैं बच्चों। है तो हलवा क्वेश्चन ही बिल्कुल। कैसे हलवा क्वेश्चन है? वही ऑप्शन देख चेक करो। ठीक है, नाइट्रोकोकस बच्चों, वैसे तो नाइट्रोकोकस का फंक्शन मुझे पता है, मैं तुमको बता भी दूंगा, लेकिन सपोज कुछ लोगों को नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर इनमें कंफ्यूजन रहता है, तो एक बार के लिए अपन इसको छोड़ देते हैं नाइट्रोकोकस को। अपन देखते हैं राइजोबियम। अरे वाह, राइजोबियम बच्चों ये तो बहुत अच्छे से याद होता है हमको। राइजोबियम क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, मतलब बी का फोर्थ। देखना बी का फोर्थ कितने ऑप्शन में? अरे एक ही ऑप्शन में, टिक करो और आगे बढ़ो। लेकिन यहां पे चलो मैं और तुमको बता देता हूं भाई। नाइट्रोकोकस बच्चों क्या कर रहा है? नाइट्रोकोकस कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट। नाइट्रोकोकस क्या करेगा? नाइट्राइट, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा। थायोबैसिलस क्या करता है बच्चों? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन करता है ना, नाम ही पूरा थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस होता है इसका। तो ये क्या करेगा भाई? डिनाइट्रिफिकेशन का काम करता है। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है भाई? कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट।
NO2 माइनस को NO3 माइनस में कन्वर्ट करने का काम करता है भाई ये, ठीक है। NH3 को NO2 माइनस में इसने कर दिया, NO2 माइनस को NO3 माइनस में इसने कर दिया, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आंसर इज फोर्थ, बिल्कुल सही आंसर है, आंसर इज फोर्थ। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, मैच द कॉलम, बहुत इजी से क्वेश्चन, मेरे फेवरेट क्वेश्चन हमेशा की तरह। चलो ये बच्चों, इस क्वेश्चन को बच्चों मैं उल्टा करता हूं भाई, ठीक है, उल्टा करता हूं भाई, यहां से इस ऑप्शन से सॉल्व करूंगा, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं डी में क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड सिंथेसाइज करता है, हम सब जानते हैं। चलो भाई डी का सेकंड, ठीक है। अब देखना बच्चों यहाँ पे डी का सेकंड किस में दिया है, डी, अरे वाह एक ही ऑप्शन में दिया है, यही आंसर हो जाएगा भाई, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना, आंसर इज फोर्थ, ठीक है। लेकिन फिर भी कर लेते हैं भाई, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलाइकम ये क्या करता है, ब्यूटायरिक एसिड, लो भाई सी का फोर्थ। एसिटोबैक्टर एसिटाई ये क्या करेगा, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस, बी का फर्स्ट। एस्परजिलस निगर ये क्या करेगा भाई, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस, तो ए का। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों अपन बात करते हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन में बच्चों देखो मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अपन इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस तो एक बार कर लेते हैं, जो पहले आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में देख ले थोड़ा सा। वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी वेरीज, इनको अपन क्या बोलते हैं, रैंडम एंड डायरेक्शनल, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, स्मॉल एंड डायरेक्शनल और स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस। तो बच्चों रैंडम एंड डायरेक्शनलेस इसका करेक्ट आंसर है, ह्यूगो डी वेरीज के प्रिंसिपल में ये मेंशन्ड है, ठीक है बच्चों। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, बताओ फटाफट से। अब सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन था क्या, ठीक है। और बच्चों देखो ये साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो भाई यहां से एक आधी साइंटिस्ट का नाम भी आ जाता है, तो वो साइंटिस्ट का नाम भी हमें याद करना पड़ेगा। कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ। अब बच्चों ये साइंटिस्ट का नाम है, याद करना पड़ेगा। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन क्या होता है, ये चीज तुम खुद सर्च करो, ठीक है। चाहते हो मैं बताऊं तो फिर मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूं, बट ये चीज एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन ये तुमको खुद सर्च करना चाहिए, ठीक है। इवोल्यूशन के लिए एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट क्या था, किसने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, ठीक है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, ठीक। बताओ भाई क्या हो सकता है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगली बात करते हैं भाई। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस एसएल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज फ्लास्क। बच्चों ये यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट है, जिन्होंने इनने अर्ली जो मतलब एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट था, अर्ली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था सॉरी, उसमें जो गैसेस अवेलेबल थी, उन गैसेस के मिक्सचर से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपना। तो वो गैसेस कौन कौन सी थी बताओ, है ना, वो गैसेस कौन कौन सी थी और किस टेम्परेचर पर इसको लिया था। तो इसका आंसर है, तो टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड था, मीथेन थी, हाइड्रोजन थी और अमोनिया, ये तीनों गैसेस थी, ठीक है। ऑक्सीजन वगैरह नहीं थी, वैसे ऑक्सीजन इसमें से किसी में दी नहीं है, गैसेस तो सब में सही दी हुई हैं, टेम्परेचर की बात है बच्चों, है ना। अच्छा इसमें ये NH4 दे दिया तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। बाकी इन तीनों में सारे ऑप्शन, अच्छा ये गलत हो गया, CH3 दे दिया, देखो एक जैसे लग रहे हैं ऑप्शन देखने में, ये गलत हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन बचे, तो बच्चों 600 डिग्री नहीं 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया था उन्होंने, उस वक्त का टेम्परेचर सोच करके लिया था अर्थ का, ठीक है। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म which have evolved due to change in environment brought about by anthropogenic action। anthropogenic action का मतलब है human action, इनकी वजह से
किस ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हुआ, कौन सा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, और वो इन्वायरमेंटल चेंज इंड्यूस किसके द्वारा थे, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से, ह्यूमन एक्शन की वजह से। तो डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट, मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स। तो इनमें से बच्चों कौन कौन सा सही है? देखो बच्चों मुझे तो पता है इनमें से कौन कौन सा सही है, बी, सी एंड डी। डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड तो वैसी की वैसी हैं, ठीक है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ब्रीड्स बनी है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बनी है। क्यों बनी है भाई हर्बिसाइड और रेजिस्टेंट ब्रीड? तुमने हर्बिसाइड इतने ज्यादा यूज करिए, केमिकल हर्बिसाइड इतने यूज किए कि उनके अंदर एडेप्टेशन हो गए और वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो गई। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स बने भाई, बिल्कुल बने ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, ठीक है। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग्स, ये भी क्या है भाई, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स हैं, जो मैन ने ब्रीड कर करके बनाए हैं, नेचुरली नहीं होते थे, वो भी क्या है भाई, वो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन 2020 तक 3 या 4 क्वेश्चन आए थे और 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 4 क्वेश्चन तो 2022 में आए थे, ठीक है। मैंने तुमको बोला था भाई इससे क्वेश्चन नहीं आता, एक्चुअली इससे क्वेश्चन 2021 में नहीं आया, ठीक। तो 2022 में 4 क्वेश्चन आए थे। अब तुम समझो 4 क्वेश्चन आए थे तो ये चैप्टर किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और छोटा सा चैप्टर है ये, केवल एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी पढ़ लोगे तो भी ये चैप्टर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बच्चों इससे भी क्वेश्चन नॉर्मली बहुत कम आते हैं। 2021 में इससे भी क्वेश्चन शायद नहीं आया, अभी देख लेंगे अपन, ठीक है। देखो बच्चों, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है भाई? माइक्रो प्रोपेगेशन पता है क्या? माइक्रो प्रोपेगेशन टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी इन क्रॉप्स, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। अब बताओ बच्चों क्या हो सकता है भाई माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या हो सकता है? देखो बच्चों मुझे इसमें लगता है कि 1 सेकंड होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन उसी को बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर क्यों होता है बच्चों? टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। बच्चों क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, उनमें वायरल इंफेक्शन नहीं होता। मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि बी का फर्स्ट होगा और ए का सेकंड होगा। तो ए का सेकंड किसमें दिया? केवल एक में ही दिया है बच्चों। ये तो आंसर वैसे ही हो गया भाई, सही है, फर्स्ट आंसर होगा। बाकी बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है भाई? इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी इन क्रॉप्स, इसको बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। छोटी छोटी स्मॉल डेफिनेशंस हैं ये। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भाई? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा दो, उसको अपन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। सोमैटिक सेल्स को लो, उनके प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज कराओ, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, पूसा स्वानी इज अ वेराइटी ऑफ ओकार एंड इट इज डेवलप्ड बाय विच मेथड, ठीक है। अब जो पूसा स्वानी है वैरायटी ऑफ ओकरा है एंड इट इज डेवलप्ड बाय विच मेथड, किस मेथड के थ्रू इसको डेवलप किया गया था? तो हाइब्रिडाइजेशन सिलेक्शन मेथड के थ्रू डेवलप किया जाता। बच्चों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है नीट में और उसमें दिया हुआ है। बच्चों इसमें क्या है? स्ट्रेटजीज ऑफ इंप्रूवमेंट इन फूड वाला जो चैप्टर है एंड एनहांसमेंट वाला जो चैप्टर है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन फूड वाला ये जो चैप्टर है, इसमें क्या है बच्चों? रटने वाली चीजें ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये भी बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड करो, एनसीईआरटी बेस्ड कर लोगे तो अभी तुम्हारे सारे क्वेश्चन से हो जाएंगे। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक? स्मैक के लिए भाई पॉपी प्लांट, अफीम के पौधे का कौन सा पोर्शन, क्या चीज यूज की जाती है बच्चों? आंसर इज लेटेक्स। लेटेक्स से मिलता है भाई स्मैक, ठीक है। आंसर इज लेटेक्स। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंप्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। जब बच्चों दूध को दही में बदल देते हैं, हम थोड़ी बदलते हैं भाई, ठीक है। लैक्टोबैसिलस ही तो बदलता है, ठीक है भाई। मिल्क शुगर को लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा वो, सिंपल सी बात है। तो जब मिल्क को दही में कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें कौन सा विटामिन एनरिच हो जाता है? विटामिन B12, सही बात है।
आगे देखो, बाई विच मेथड वॉज अ न्यू ब्रीड हिसारडेल ऑफ शीप फॉर्म्ड बाई यूजिंग बीकानेरी यूज एंड मरीनो रेम्स। मतलब ये दो अलग अलग वेराइटीज हैं, इन अलग अलग वेराइटी ऑफ शीप से हिसारडेल बनाई गई थी शीप। तो कौन सा मेथड यूज किया था? इन ब्रीडिंग, म्यूटेशनल ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। बताओ भाई क्या हो सकता है इसका आंसर? भाई सिंपल सी बात है यार, दिख रहा है दो अलग अलग वेराइटीज की अपन ने वो ली है, तो क्रॉस ब्रीडिंग ही कराई होगी ना। दो अलग अलग स्पीसीज, दो अलग अलग वेराइटीज हमने ली हुई है, तो क्या किया होगा भाई? क्रॉस ब्रीड कराई होगी, दो अलग अलग स्पीसीज ले रखी है। तो चलो आगे बात करते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस बच्चों और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टर्गर इन सेल? सेल में टर्गर को मेंटेन करने के लिए इनमें से कौन रेस्पॉन्सिबल है? नीट 2018 का क्वेश्चन। आंसर इज पोटेशियम। आगे बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज आयरन एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स? प्लांट आयरन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? अब यहां पर दिक्कत बच्चों ये है कि फेरस भी दिया हुआ है, फेरिक भी, मतलब Fe2+ या Fe3+, तो Fe3+ फेरिक स्टेट में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट इज आर। मतलब नाइट्रोजनेज एंजाइम जो रिएक्शन कैटलाइज करता है रूट नोड्यूल्स में, उसका प्रोडक्ट क्या होगा? अमोनिया एंड हाइड्रोजन, अमोनिया अलोन, अमोनिया एंड ऑक्सीजन, नाइट्रेट अलोन। बताना भाई, बताना भाई। आंसर इज अमोनिया एंड हाइड्रोजन। देखो बच्चों, अगर किसी को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो एनसीईआरटी खोलना, ठीक है। एनसीईआरटी में पूरा एक डायग्राम दिया है नाइट्रोजनेज एक्टिविटी का, जिसमें 16 एटीपी यूटिलाइज करता है ये। 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बनाने के लिए 16 एटीपी यूटिलाइज करता है ये। 8 एटीपी से एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बन रहा है, मतलब तो वो देखोगे तो तुमको पता पड़ेगा कि अमोनिया और हाइड्रोजन दोनों चीजें मिलती हैं अपने को लास्ट में, ठीक। अगला क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन। वही बच्चों, ये मैंने पहले भी बताया था तुमको कि भाई ये तो हमको याद करने पड़ेंगे, आयरन, जिंक, बोरोन, मैग्नीज वाले, लेकिन चलो सबको पूरा याद नहीं है तो भी ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बड़ी आसानी से। कैसे बच्चों? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुमको बताया था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में जिंक का यूज क्या है? IAA की बायोसिंथेसिस में, मतलब बी का 4th, ये मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। और बोरॉन भी मुझे याद है। बोरॉन क्या करता है भाई? बोरॉन जो है पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन करता है। अच्छा चलो, मुझे याद है बोरॉन, तुमको याद है? बोरॉन का बड़ा यूनिक सा फंक्शन है, ये रट लेना अगर किसी को याद नहीं हो तो। चलो बोरॉन तुमको याद नहीं है तो एक बार के लिए मैं छोड़ देता हूं इसी। मैं एक ही बात करता हूं भाई, आयरन, आयरन का काम क्या है भाई? रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, ये तो पता होगा भाई। आयरन की जरूरत पड़ती है भाई क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस में। चलो डी की बात करते हैं भाई। डी की बात करें, मैग्नीज क्यों होता है भाई? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मैग्नीज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में काम आता है, ठीक है। तो डी का क्या हुआ? फर्स्ट। बाकी अब तो ये पता चल गया तुमको सी का क्या है भाई? बोरॉन क्या करेगा भाई? पोलन जर्मिनेशन का काम करेगा, ठीक है। तो देख लो भाई क्या आंसर है। ए का थर्ड, वैसे तो ए का थर्ड एक में ही दिया हुआ है, तो ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। आगे बात करें, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज। 2021 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसको स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं, सिंपल सी बात है ये, ठीक। तो बच्चों यहां पर आज हम अपना SMR बाइंड अप कर रहे हैं, ठीक। कुछ नया लेकर के आएंगे, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके साथ लगे रहेंगे, आपके साथ मेहनत हमारी जारी रहेगी, ठीक है। और जितने ज्यादा बच्चों को हम सिलेक्ट करवा पाएंगे उतना ही हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। तो ई-सरल अंत तक आपके साथ है, अंत तक आपका साथ निभाएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद तो क्या होगा? तुम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, तुम्हें हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तक तुम्हें हमारी जरूरत है तब तक हम तुम्हारे साथ खड़े हैं भाई, ठीक है। तो खूब मेहनत करो, चैनल सब्सक्राइब तुमने कर रखा होगा अब तक, बेल आइकन अगर दबाना भूल गए तो बेल आइकन जरूर दबा दो। और ऑल द बेस्ट, मचाते हैं मिलकर के और खूब जोर लगाते हैं बच्चों, इसी बार सिलेक्शन लेंगे अपन, ठीक है।